स्टूडेंट्स, हमने पीछे पढ़ा था देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 4 है केमिकल काइनेटिक्स, उसको स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स से पहले देखो आपने +1 में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो भी इसी चैप्टर के साथ रिलेटेड थे। बट थर्मोडायनेमिक में आप हीट एनर्जी चेंज, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते थे। इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस की प्रोग्रेस जो है वो फिजिबिलिटी वगैरह वगैरह जो है वो उसको डिस्कस किया आपने। और केमिकल काइनेटिक्स जो है इसमें देखो काइनेटिक्स काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब स्पीड से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल का मतलब केमिकल ही है, काइनेटिक्स मतलब ये जो काइनेटिक्स वर्ड है ये काइनेसिस से लिया गया है। काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट, केमिकल की मूवमेंट, ठीक है। तो जो केमिकल काइनेटिक्स है वो सिंपली स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है उसके ऊपर है कि रेट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शंस देखो कितना फास्ट हो रहा है, कितने टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, कितना टाइम या टाइम इंटरवल में इसकी जो रेट है वो कितनी इंक्रीज कर रही है। ये सारी चीजें जो है हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शंस में फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर आगे आ जाता है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कोलिजन थ्योरी आती है रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए, एंड सो ऑन। आर्हेनियस इक्वेशन जो है, इन चीजों को हम स्टडी करेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। फर्स्ट मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर ही है आपके सिलेबस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry in which we study the rate of chemical reaction, rate of chemical reactions and factor affecting rate of chemical reaction। मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस जो है इसको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसको स्टडी करना है। कोई रिएक्शंस जो है वो जैसे A to B है हमारे पास, ठीक है, ये रिएक्शंस है, ये A से B बनने में इसकी रेट क्या है, ठीक है। तो उसको ये क्या बोलेंगे देखो, हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल काइनेटिक्स में ये स्टडी करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं देखो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में देखो ये आपको पता है, देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसकी टाइप्स जो है वो क्या क्या होगी, मतलब डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होंगे। एक होंगे हमारे पास देखो, फर्स्ट होते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं देखो, जो बिल्कुल ही फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जो बिल्कुल क्या होते हैं देखो, इंस्टेंट टाइम में, बिल्कुल विद इन फ्रैक्शन में हो जाएंगे, ठीक है, फास्ट होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं देखो, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं। और उसके बाद देखो सेकंड आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में। देखो यदि आप AgNO3 को देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को NaCl ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है उसमें डाल देते हैं आप, ठीक है, मतलब AgNO3 को NaCl में डाल देते हैं तो एकदम से ही AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। विद इन फ्रैक्शन क्या हो जाते हैं, NaCl के जो है वो AgCl के प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा रिएक्शन हुआ हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हुआ, जो बिल्कुल ही फास्ट हो जाता है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं बहुत ज्यादा, वो आपने कर लेने, देख लेने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं देखो हमारे पास एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, ठीक है, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन
ठीक है। एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन क्या हुआ, देखो हमारे पास जो बिल्कुल ही स्लो होते हैं, ठीक है, बहुत ही स्लो, मतलब एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन 3 दिन, ऐसे रिएक्शंस जो है उनको क्या बोलते हैं हम, देखो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस होते हैं ये, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, आपने कल पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके लिए देखो रस्टिंग की फॉर्मेशन के लिए 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन, ऐसे, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होते हैं, बिल्कुल स्लो होते हैं, ठीक है। इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस, बहुत ही ज्यादा स्लो है ना। अब देखो एक रिएक्शन आ जाते हैं, देखो हमारे पास मॉडरेट एवरेज रिएक्शन, या सिंपल हम कहेंगे देखो कि जो बिल्कुल ही मॉडरेट स्पीड में, मिनिमम स्पीड, मतलब एक जिनकी हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन ऐसे करके, मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है, या मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे पास, जिनकी स्पीड क्या रहती है, देखो मतलब जिनको हम इंटरमीडिएट उसमें होते हैं, ना ही ये ज्यादा स्लो होते हैं और ना ही ज्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है, मॉडरेट स्पीड में होते हैं ये। तो ऐसे रिएक्शन देखो, फॉर एग्जांपल हम H2O2 की डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, क्या कर दी हमने, H2O2 की डिकम्पोजिशन कर दी। तो H2O2 की डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, मतलब मॉडरेट स्पीड के रिएक्शन होते हैं। इन्वर्जन ऑफ शुगर, मतलब शुगर की हम इन्वर्जन करते हैं, वो प्रोसेस भी क्या है, मॉडरेट स्पीड में होता है। वैसे ही एस्टिक एसिड को इसकी मतलब फर्मेंटेशन करेंगे, आगे एस्टिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे, आगे क्या बनता है, ठीक है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो भी वो सारे के सारे रिएक्शन क्या है, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन है, जो मतलब मॉडरेट स्पीड में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो हमारे पास ये तो थे नॉर्मल से, ठीक है, ये सिंपल सा टॉपिक था। मेन चीज पे आते हैं, देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो होती क्या है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये है क्या, ठीक है। मतलब रेट जो है वो, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करने के लिए मतलब क्या है, देखो इट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, rate of change in molar concentration rate of change of molar concentration of reactant and product with respect to time, with respect to टाइम, ठीक है। टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, देखो हम रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और करके देखो इसकी डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं हम, और करके इसकी डेफिनेशन है, जैसे हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेट ऑफ, लिख सकते हैं आप, देखो और करके एक और डेफिनेशन है इसकी, इट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट and appearance of product, ठीक है, with respect to time।
मतलब डिसअपियरेंस, रिएक्टेंट जो कितना डिसअपियर, मतलब कितने टाइम में डिसअपियर हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, और डिसअपियरेंस और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो वो कैसे हो रही है, ठीक है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे हमारे पास देखो मतलब अभी देखो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मेरे पास स्टार्टिंग में एनर्जी थी 400 किलो जूल माना, ठीक है। जैसे जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरा देखो जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की जो मेरा एम है वो भी पूरा होता जाएगा, ठीक है। बट मेरे बॉडी में जो एनर्जी है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी, और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो वो होती जाएगी, ठीक है। तो करके बोलते हैं रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस होगी और प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयरेंस होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखो, ये ऐसे करके यदि मैं a प्लस b है, दिस गिव्स द c प्लस d। एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, देखो ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम जो रेट लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, देखो रेट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखना है हमने वो कैसे लिखना है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन देखो इज इक्वल टू माइनस डी, डी ऑफ ए, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव होता है ये ना, ठीक है। रेट ऑफ, या देखो पजल नहीं होना है, एनसीईआरटी में ऐसे करके डेल्टा करके लिया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, डी डी करके भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, डेल्टा। तो d ओवर डी ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, ए के केस में इज इक्वल टू देखो माइनस ऑफ dv डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू dc मोलर कंसंट्रेशन ऑफ c डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू dd मोलर कंसंट्रेशन ऑफ d डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। इक्वल में लिखना है, यहाँ पे प्लस नहीं लगाना है बीच में। क्या करते हैं आप, देखो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, फिर माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पे सी और डी के बीच में भी प्लस कर देते हैं, ठीक है। वैसा नहीं करना है, मतलब डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइन जो लगा हुआ है हमारे पास, देख रहे हैं ना, रिएक्टेंट की साइड में क्या हुआ, देखो ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है ए और बी में, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उस डिक्रीज को शो कर रहा है ये नेगेटिव साइन, ठीक है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पे क्या जाता है हमारे पास, देखो d ऑफ c dd, ये मतलब प्रोडक्ट की क्या हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो हमने इसमें प्लस में लिया, ठीक है। तो आप इस मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए ये ऐसे करके, और इस टाइप के ये न्यूमेरिकल्स में पूछ देते हैं बीच में। तो अब देखो एक मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल देखो N2 प्लस 3H2 दिस गिव्स 2NH3, ठीक है, NH3 अमोनिया की फॉर्मेशन में है। तो इस केस में हम देखो रेट जो लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस डी ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt, ये, ठीक है। अब देखिए यहां पे 3 है हमारे पास, पजल नहीं होना है, ये 3 है, 3 को हम क्या करते हैं, देखो ऐसे करके लेना है इसको, 1/3 माइनस में लेना है, ठीक है। ये भी रिएक्टेंट ही है ना हमारे पास, देखो माइनस 1/3 d ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/2, ये प्लस में ही होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, d ऑफ NH3 मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो ऐसे करके आप किसी भी रिएक्शंस की रेट जो है वो लिख सकते हैं, ये ऐसे करके, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो हमारे पास ये आपको क्लियर हो गया होगा, वैसे ही ऐसे ही आप सारे रिएक्शंस के केस में लिख सकते हैं।
जितने भी कोई भी रिएक्शन आए आ गए ना, ये 3 है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 1, ठीक है। हम क्या करते हैं 1/3 करना है, ये 3 नहीं लिखना है, ठीक है। 1/3 और 2 को भी क्या करना है 1/2 करके लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है देखो, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपने हेडिंग देना है देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक इसमें एवरेज रेट भी आती है, ठीक है। क्या आती है, एवरेज रेट आती है। एवरेज रेट मतलब देखो डिफरेंट जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उनका एवरेज करके जो ली हुई है हमने, एवरेज रेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कुछ एक फैक्टर्स है देखो जो क्या करते हैं। फर्स्ट है देखो हमारे पास कंसंट्रेशन। फर्स्ट है कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन यदि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या लिखना है देखो, इफ कंसंट्रेशन of any one of reactant और प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट की साइड को इंक्रीज करेंगे तो ये बैकवर्ड साइड में इंक्रीज कर जाएगी रेट, ठीक है। और प्रोडक्ट इंक्रीजेस देन rate of reaction also increases रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। देखो यहाँ पे A प्लस बी है हमारे पास, यहाँ पे C प्लस D ये रिएक्शन है। यदि हम A की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, A की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो A की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हुआ कि रेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इंक्रीज कर जाएगा, ये फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब यदि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, देखो यदि हम C और D की कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी हमने, D की कंसंट्रेशन बढ़ा दी या C की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो बैकवर्ड रिएक्शन में रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ऐसे करके ही हमारे पास ये कंसंट्रेशन में आपने याद रखना है कि यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। यदि हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, मतलब स्लो हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है देखो सेकंड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। इनको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे अलग से भी, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर मतलब देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मैक्सिमम रिएक्शंस में क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर एवरी 10 केल्विन आपने लिखना है ऐसे करके, देखो एवरी 10 केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर every 10 Kelvin rise of temperature, rate of reaction always becomes almost double, ठीक है। मतलब क्या हो जाती है, देखो स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट डबल ही हो जाती है एवरी 10 केल्विन राइज में। वैसे तो टेम्परेचर देखो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आप डायरेक्टली ऐसे करके लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे,
टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। ओके, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसमें हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट वगैरह करेंगे, वो आगे करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है देखो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to surface area। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। सरफेस एरिया यदि ज्यादा होगा तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें मतलब देखो, यदि आप एक कागज को जलाते हैं, ठीक है, एक कागज का सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कागज है देखो, इसको यदि आप, इसका सरफेस एरिया अभी ज्यादा है, ठीक है, इसको जलाएंगे तो ये जल्दी जल जाएगा, है ना। इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। यदि हम इसको देखो फोल्ड करते गए, अब इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये जलने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लेगा। और ऐसे ही इसको फोल्ड कर देते हैं हम, यहां से देखो ये ऐसे करके फोल्ड कर दिया, ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बिल्कुल ही कम हो गया। तो इसको जलाएंगे तो ये ज्यादा टाइम लेगा। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, कुछ भी कह दो। और एक और चीज है देखो, लकड़ी को जब हम जलाते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े ठेले होते हैं, ठीक है, उनको यदि हम एक ही ठेला लगा दें तो वो जलने में भी एक एक दिन लगा देगा, वो धीरे धीरे जलता है, ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। यदि हम लकड़ी के ठेले को क्या करते हैं देखो, थोड़ा थोड़ा उसको बारीक कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा देखो, उसमें सरफेस एरिया पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और लकड़ी इजीली जल जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया। एक और एग्जांपल है देखो, यदि आप चाय को देखो, यदि हमने चाय बच्चों को देनी है, ठीक है, तो बच्चों को जब हम चाय देते हैं तो गिलास में गर्म होती है, तो गिलास में उसको ठंडा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, थाली में डाल देते हैं। थाली में जब हम डालेंगे तो थाली में क्या होती है, सरफेस एरिया उसका ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, मतलब सरफेस एरिया से रिलेटेड है, तो रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो ये सरफेस एरिया था। नेक्स्ट है फोर्थ देखो, प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही फास्ट हो जाते हैं। सनलाइट क्या करती है, सनलाइट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट को एज ए एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्ट, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाता है। आपने यहाँ पे क्या लिखना है देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्ट। ओके, लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट में देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम क्या देखते हैं देखो, यदि यहां पे समझिए इसको, ठीक है, ए और बी है, यदि ए है, ए के ही मॉलिक्यूल इसके साथ, ए मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए हैं देखो, यहां पे यदि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर आयनिक फोर्सेस यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ए के बीच में ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या लगेगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। तो जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं इसको, तो कुछ एक एनर्जी क्या लगेगी देखो, इनको ब्रेक करने में ही लग जाएगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या रहेगी, यदि रिएक्टिंग स्पीसीज की
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी और रिएक्शन क्या होगा, स्लो। यदि हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थोड़ी बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, इसमें ये इजीली बॉन्ड जो को इजीली ब्रेक हो जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एक फैक्टर्स थे हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस को ये करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसमें ही कंसंट्रेशन में हम चलते हैं। देखो कंसंट्रेशन आपने इतना कर दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगी। कंसंट्रेशन की टर्म्स में हमारे पास एक लॉ ऑफ मास एक्शन किया हुआ था आपने +1 में, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन कंसंट्रेशन की टर्म में, कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। तो कंसंट्रेशन की टर्म में ही ये लॉ ऑफ मास एक्शन है हमारे पास, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसने बोला क्या था, देखो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है आपके सिलेबस में, ये मतलब देखो ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, इसके आगे हम रेट लॉ करेंगे, रेट लॉ के साथ इसकी कंपैरिजन में लाएंगे इसको। लॉ ऑफ मास एक्शन, तो जो इस लॉ ने क्या बोला था कि दिस लॉ, आपने डायरेक्ट लिख लो, देखो इसको, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, आपको याद भी होगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन of reacting species with each concentration raised to power their stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient, ओके। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इस लॉ ऑफ मास एक्शन में मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या बताया मैंने आपको, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विद ईच कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब हमारे पास ये है a + 2b और दिस गिव्स द 3c + 4d, ऐसे करके है, या सिंपल इसको यहां पे सिंपल कर दो, देखो दिस प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है और यहां पे आगे इसने प्रोडक्ट दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या करते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे करके लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से डेफिनेशन से ही लग जाएगा पता, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ए और बी है हमारे पास, तो ए इसका प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और इनटू देखो प्रोडक्ट है ना, और बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, दो कंपोनेंट है, दो रिएक्टेंट है, रेज़ टू पावर देखो ये हो गया ना, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विद ईच कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पता होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास, देखो ये जो है मतलब आफ्टर बैलेंसिंग जो हमारे पास ये कांस्टेंट आते हैं
उनको क्या बोलते हैं हम, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब देखो ये मैंने रिएक्शन लिखा N2 गैस प्लस H2 गैस, दिस गिव्स द NH3। तो इसमें क्या है, इसको हम बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो ये 3 और 2 ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आफ्टर बैलेंसिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, अब आगे क्या है देखो, विद ईच कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए देखो ए के आगे 1 है, तो ये तो 1 ही है हमारे पास, और बी के आगे क्या आ जाएगा, बी रेज टू पावर 2, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, दिस, ठीक है। तो इसको हम देखो रेट किसके कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आ जाता है, ए रेज पावर दिस और बी रेज पावर 2 दिस। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन। इसी लॉ ऑफ मास सेक्शन के बाद जो प्लस 2 में आपके पास आएगा वो आएगा रेट लॉ। रेट लॉ थोड़ा इससे हटके है, रेट लॉ जो है थोड़ा इससे हटके है। रेट लॉ में हम क्या करते हैं, जो ये इंपॉर्टेंट है रेट लॉ, ये आपका प्लस 1 में किया था हमने, इसको हम प्लस 1 में करते थे लॉ ऑफ मास सेक्शन को। यहां पे क्या आ जाता है देखो, रेट लॉ इससे ही इसकी तरह ही है, बट ये एक्सपेरिमेंटली है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेते हैं हम इसमें रेट लॉ में। तो इसमें क्या है देखो, इसकी डेफिनेशन लिख लो फिर मैं समझाऊंगा। द एक्सप्रेशन which gives the rate of chemical reaction, in terms of molar concentration, in terms of molar concentration of reacting species as determined experimentally। मतलब क्या है इसमें देखो, इसमें हम यदि कोई, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन को, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है रेट लॉ में। अब यदि हम यहां पे क्या कर रहे हैं देखो, मैंने P प्लस Q ले लिया, A प्लस B ले लिया, A प्लस B दिस गिव्स द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमारे पास जो रेट आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी देखो, K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। A रेज पावर P और B रेज पावर क्या ले लिया मैंने, Q। P और Q देखो कोएफिशिएंट है बट नॉट ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। P और Q जो है, ध्यान देना है देखो, P और Q जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, और P और Q की वैल्यू जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ओके। तो रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटली रेट बताता है कि एक्सपेरिमेंट करके, मतलब कोई रिएक्शन लिया हमने, उसमें A की कंसंट्रेशन 2 मोल रखी, B की कंसंट्रेशन 3 मोल रखी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट चल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। और उसके बाद क्या है, हम कंसंट्रेशन को और चेंज करते हैं, टाइम देखते हैं कि कितने टाइम में ये रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, हमने देखो डिफरेंट कंसंट्रेशन में एक डाटा तैयार करना होता है, उसी डाटा के आधार पर हम रेट ऑफ रिएक्शंस को डिटरमिन करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिटरमिन करना है वो रेट लॉ ने ये बोला था कि स्लोएस्ट स्टेप जो भी होगा वही क्या होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो करके ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है P और Q, ओके। तो P एंड Q
ऐसे करके लिखना आपने, देखो पी क्यू आर द कोफिशिएंट विच may or may not be equal to stoichiometric coefficient. मतलब ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, रेट लॉ। और रेट लॉ इसको भी आपने ढंग से करना है। रेट लॉ इंपॉर्टेंट है +2 के लिए। और पीछे तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं N2H2 के लिए जो बताई हुई थी मैंने, वो टर्म्स आपने ढंग से करनी है। और इसके बाद रेट लॉ के बाद हम करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बाद इसके यूनिट्स जो होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।